अस्सलाम वालेकुम। हमने पीपीएससी की पास टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। 2024 के लेटेस्ट इम्तियाज शाहिद का 100 एडिशन आ चुका है, तो हमने अभी तक उसके 145 जो मॉडल पेपर है ना वो हमने कर लिया, और आज जो है हम हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा और मॉडल पेपर नंबर 146 होगा। तो ये जो पेपर है एक्साइज टैक्सेशन का, इसके ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन जो है ना हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 20 क्वेश्चन से नेक्स्ट हम आगे चलेंगे आज। तो जिन भाइयों ने बाकी वीडियो नहीं देखी उनको जाके देख लें, क्योंकि आगे जो जो एसोसिएशन आएंगी अगर हमने पास में वो कर ली हुई तो हम आगे उनको नहीं करेंगे, हम कंटिन्यूसली आगे चलते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले जो बकिया वीडियो है पहले वाली उनको देख लें, फिर आगे आगे वाली देखें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है। लॉर्ड मायो वाज assassinated in April 1872, अगस्त 1872। देखें जी, लॉर्ड मायो जो है ना ये 1872 में इसकी इस ये कह लें जी ब्रिटिश की तरफ से ओनली वायसराय है और ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जिसको असैसिनेट किया गया है इधर ये इंडियन ओशन में ना, अंडमान निकोबार आइलैंड आपने सुना होगा, ये अलग से पूछ रहा होता है। अंडमान अंडमान निकोबार आइलैंड ये ना इधर इंडियन ओशन में है, क्योंकि ब्रिटिश का कब्जा होता था इस पे, तो यहाँ पे ना ये लॉर्ड आया हुआ था। तो उस वक्त इस ना ये मिलिट्री का था, अफगानी मिलिट्री का, इधर इंडियन में सर्व कर रहा था शेर अली अफरीदी। इसका ना नाम आपने याद रखना है, शेर अली अफरीदी साहब। इस बंदे ने ना इसको असैसिनेट किया, इसको कत्ल किया जैसे ही मौका मिला ना। असल में ये है इंडियन था, इंडियन सोल्जर, लेकिन है ये बेसिकली अफगान मुस्लिम था। तो कह लें इस पे बेसिकली मर्डर का चार्ज था। तो इस तरह के इख्तलाफात थे इसके साथ, तो इसने जो है ना इसको जैसे ही मौका मिला तो इसको असैसिनेट कर दिया। तो ये जो लॉर्ड है ना, लॉर्ड मायो, ये ओनली लॉर्ड है। ठीक है जी, इसकी आपने लोकेशन भी याद रखनी है जहाँ पे इसको असैसिनेट किया गया, और ये पीरियड है इसका। ठीक है जी, सर्व एज 1869 से लेकर 1872 तक ये रहा है। तो इसके बारे में ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब इसका ये है, देखें कि कोई चीज काफी अरसे तक हमारे कह लें जी सामने ना आए तो इंसान की नेचर इस तरह है कि वो उसको बोलना शुरू कर देता है। तो उस जगह उस सिचुएशन में आप यही इडियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 23। The role of non-state actor in is important in international relation according to which theory? Realistic, constructivist, तो structuralist। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये जी दोनों को। तो देखें जी, पहली बात तो ये है, पहले ये सवाल की नेचर को आप समझ लें तो फिर आपको ये सवाल समझ आ जाएगा। देखें, द रूल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। अब ये नॉन स्टेट एक्टर होते क्या हैं? पहली बात तो ये है ना, ये ना बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन का ये सवाल है। देखिए, नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं ना, ये कह लें जी जो आपके इस इनके पैरेलल आते हैं स्टेट एक्टर। ठीक है जी, इनके पैरेलल आ रहे होते हैं आपके स्टेट एक्टर। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं ना, ये आपके गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते। स्टेट एक्टर होते हैं जो है ना, वो आपकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं ना, इनमें आप मिसाल के तौर पर कर लें, आपकी जो एनजीओज है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज वगैरह, ये सारी आपकी इसमें आ जाती हैं। इसी तरह कह लें कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो आप कह लें, इसकी आजकल के दौर में आप लेटेस्ट मिसाल लेना तो देखें, ट्रम्प अभी जीत कर आ रहा है, लेकिन इसका जो मेन सपोर्टर था ना इकोनॉमिकली, वो ये था एलन मास्क। तो देख लें उसी, अब वो देखें है तो गवर्नमेंट का वो नहीं है, ठीक है जी, लेकिन है वो बिजनेसमैन। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा 20 जनवरी को, उसने आना है अभी 2025 में, ठीक है जी, जब वो आएगा तो आके इसी के मुताबिक देख लीजिएगा वो पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है जी, तो ये नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं ना, ये कह लें जी गवर्नमेंट को
इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, इनका इन पे इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे तमाम ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है जो कि गवर्नमेंट का कह लें जी, गवर्नमेंट नहीं होते लेकिन गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं। द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर is important in international relation according to which theory। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं ना, ये कहते हैं, इनकी तो पहले थ्योरी समझ लें, ये कहते हैं कि लोग जो नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं ना, ये कहते हैं लोग जो नॉलेज हासिल करते हैं वो करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है जी, वो कहते हैं जी थ्रू एक्सपीरियंस या थ्रू सोशल इंटरेक्शन, जो लोगों से आपस में बातचीत करके जो नॉलेज हासिल होता है ना, वो ही असल नॉलेज है। तो यही कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले जो है ना, इनकी यही थ्योरी है। एक ये बात होगी। दूसरी बात जो है ना, ये एक जगह और पीपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है इसी के बारे में, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है जी, तो ये बंदे का नाम आपने याद रखना है, जीन, GEJEAN, जेन, PIAGET। ठीक है जी, ये बंदे का ना आपने नाम याद रखना है। इसने ये जो है ना थ्योरी दी है, इसे ही फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये बाकी इसकी साथ एसोसिएशन लिखी हुई है, इनको आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 24। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू कॉल द शूट, टू बी इन डेप्थ, टू लैक ऑफ कंट्रोल, टू टेक इनिशिएटिव। तो ये ही जी इसका मीनिंग होगा, जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है ना, टू कॉल द शूट, टू टेक इनिशिएटिव, मतलब किसी चीज का इनिशिएटिव लेना जो होता है ना, किसी चीज को शुरू करना, उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, टू कॉल द शूट। तो ये आपने इसको रटा लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास द 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द गोलन हाइट हैज ऑफिशियली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ सीरिया, लिबनान, यमन, इजराइल सिंस द कंट्री वॉन इंडिपेंडेंस इन 1944। देखें जी, ये असल में ये पेपर मैंने दिया हुआ है, ये सवाल जो है ना वो इस तरह नहीं आया हुआ था। सवाल की जो नेचर थी ना, वो इस तरह उसने सवाल पूछा हुआ था कि गोलन हाइट जो कि कह लें जी ये किसका इलाका है, इस तरह की ना बिल्कुल छोटी सी उसने स्टेटमेंट दी हुई थी। वहां पे देखें उसने ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग दिए हुए थे कि ये उसने नहीं था बताया हुआ कि ये वाला जो गोलन हाइट का इलाका है ना, ये सीरिया का तो है इलाका। देखें पहले एक बात समझ लें, आपको ना ये सवाल की नेचर फिर समझ आ जाएगी। देखें 1967 में अरब इजराइल वार होती है, जिसे ना हम 6 डे वार कहते हैं। अब ये इजराइल करता है सरप्राइज अटैक, 3 मुल्कों पे ना ये सरप्राइज अटैक करता है। ये आपने ना याद रखना, 3 मुल्कों पे इसने करने हैं सरप्राइज अटैक, जिसे हम ना 6 डे वार भी कह रहे होते हैं। तो सीरिया जो है ना, सीरिया जिसे हम शाम कहते हैं, इससे ये जो गोलन हाइट का इलाका ना, गोलन हाइट का इलाका ये ना इसराइल का नॉर्दर्न पोर्शन बनता है ऊपर कह लें, और सीरिया का साउदर्न पोर्शन बनेगा। तो ये सीरिया से ले लेता है, सीरिया से छीन लेता है। फिर जॉर्डन जो है ना, जॉर्डन जिसे हम उर्दन कहते हैं, उससे आजकल आपने वेस्ट बैंक का बहुत नाम सुना होगा, वेस्ट बैंक। तो ये वाला इलाका वेस्ट बैंक से छीन लेता है ये इसराइल। और जो मिस्र है ना, उससे ये छीन लेता है सहराए सीना। ये आपने सुना होगा सहराए सीना, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जाते थे कोहे तौर पे, सहराए सीना जिसे हम सिनाई पेनिनसुला भी कह रहे होते हैं। तो ये वाला इलाका मिस्र से छीन लेता है। ठीक है, अब होता ये है कि ये वाला इलाका तब से आज तक जो है ना, गोलन हाइट वाले इलाके की बात कर रहा हूँ, ये जो गोलन हाइट का इलाका ना, तब से आज तक ये इजराइल ही के कब्जे में है। तो ओरिजिनली देखें यूएन भी जो है ना, इसको सीरिया का, शाम का ही इलाका तस्लीम कर रही होती है, लेकिन इजराइल का इस पे कब्जा है। तो अभी जब लास्ट टाइम आया हुआ था ना डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी जीत के आया है, तो लास्ट टाइम जब इसकी हुकूमत थी, तो ये जाते जाते 2020 में ना, ये आपने याद रखना, जाते जाते इसने गोलन हाइट को, इसका इलाका, इजराइल का इलाका तस्लीम करता है। साथ साथ जेरूसलम जिसे हम बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं, ये यूएस जो है ना, इसको बतौर इनका कैपिटल मान लेता है। देखें
दुनिया में कुछ ही कह लें, सिर्फ यूएस के इन्फ्लुएंस में जो मुल्क है ना, वो ही जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल मानते हैं। बाकी सब जो है ना, इसको कैपिटल जैसे देखें बहुत सा, हम तो पहली बात है पाकिस्तान तो सिरे से ही इसराइल के वजूद का इनकारी है, हम तो मानते नहीं है। तो जो है ना बाकी सारे मुल्क, वो जेरूसलम को तस्लीम नहीं करते इसका एज अ कैपिटल। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना। बाकी ये जो कह लें जी, इसने जो छीना है वेस्ट बैंक जॉर्डन से, ये भी कह लें बाद में ट्रीटी होके वापस कर देता है। आजकल आपको पता है यहाँ पे वेस्ट बैंक ये अलग है, जहाँ पे महमूद अब्बास की हुकूमत है। और सहराए सीना का जो इलाका ना, आपको पता है 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, जिसके तहत ये मिस्र को इलाका वापस कर दिया जाता है। और इन रिटर्न आपको पता है कि ये जो है ना, मिस्र जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अनवर उस सदात ना उस वक्त इनका प्रेसिडेंट होता है मिस्र का, ये भी आपने याद रखना है, जिसको आपको पता है फिर वो नोबेल प्राइज भी मिलता है 1979 में। और उसको बाद में फिर 1981 में गोली भी मार देते हैं ये इख्वानुल मुस्लिमीन वाले ना। तो ये सारे सवाल इसी से रिलेटेड बन रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जी हमारे पास। ही सेड टू मी विल यू अकम्पनी मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, विल यू कंपनी मी। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वुड अकम्पनी हिम। ठीक है जी, ही सेड मी इफ आई विल, ही आस्क्ड मी इफ आई विल अकम्पनी हिम। तो ये सबसे जो सूटेबल है ना, देखें, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड। ठीक है जी, पीछे अगर आस्क है, ये जो है पास्ट है, तो आगे भी ही आस्क्ड मी इफ आई वुड अकम्पनी हिम, ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है 27 क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लानिंग या प्लान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द ट्रैफिक रूल सो एज टू अकोमोडेट बेस्ट फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो ये प्लान जो है ना, ये टू के साथ देखें, ये अकेला जो है ना, ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है जी, ये टू के साथ, आपने इन्फिनेटिव सुना होगा, तो यहाँ पे ना हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। टू इन्फिनेटिव जो होता है ना, बेसिकली हम वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ टू लगा के, जैसे टू टू रन, इसी तरह जो है ना, ये इन्फिनेटिव यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। चेंज नरेशन। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट वेदर दे लाइक टू ड्रा स्केचेस। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट डू यू। ठीक है जी, ये डू यू में आ जाएगा। डू यू लाइक टू ड्रा स्केचेस, सिंपल है ये। इसके अलग से रूल जो है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी इम्तिहान से एक दो दिन पहले ना इसके जो रूल्स हैं उनको एक दफा रिव्यू करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29। विच ऑपरेशन लेड टू कैप्चर एंड डेथ ऑफ उसामा बिन लादेन। अगर आपको याद हो तो ये हम जो पहले हमने पेपर किया ना लेबर ऑफिसर का, उसमें मैंने आपको ये सारी एसोसिएशन बताई थी इसकी, कि कैसे यूएस की नेवी आती है और ऑपरेशन नेपच्यून करती है और उसामा बिन लादेन को लेके जाती है। तो इसी से रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियो सुने जो है ना, उसमें ये सारी हमने पूरे ऑपरेशन के बारे में बात की है। तो विच ऑपरेशन लेड टू कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन। नेपच्यून स्पेयर ये ऑपरेशन है, जो कि 2011 मई 2011 में हो रहा है ये ऑपरेशन। ठीक है जी, यूएस की नेवी ये ऑपरेशन करती है। और ये सारा जो है ना बैकग्राउंड मैंने इसका बताया हुआ है, आप इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। नेक्स्ट ये मैथ वाला पोर्शन आपको मैंने बताया हुआ है। मैथ वाला जो पोर्शन है ना, हम इसको अलग से इसकी सीरीज बनाएंगे अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। द प्रीमियर लीग इज एन इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉल लीग दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। देखें, ये जो प्रीमियर लीग है ना, पहली बात तो ये समझ लें, जिस तरह इधर पाकिस्तान में पीएसएल नहीं हो रहा होता, आपने देखे होंगे, इसमें टीमें हैं हमारी, क्वेटा ग्लैडिएटर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कराची किंग वगैरह। तो इसी तरह ये भी ना इंग्लैंड की कह लें जी, इसमें तकरीबन 20 टीमें हैं। ये कह लें जी वही इंग्लैंड में ही ना ये सारी
टीमें, इनके आपस में ये फुटबॉल के जो है ना ये मैचेस हो रहे होते हैं। तो इसके बारे में सिर्फ एक दो चीज़ ही आप याद रखें, मजीद याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कि 1992 में ये इस्टेब्लिश हो रही है 20 टीमें, और इसमें जो सबसे सक्सेसफुल टीम है ना वो है आपके पास मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना तकरीबन 13 कंपटीशन जो है ना इसने जीते हुए हैं। ठीक है जी, बस इसी से रिलेटेड मजीद सवाल आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेजोन, यंगतीज, नाइल, मिसिसिपी। देखें, एक एक बात पहले आप समझ लें, ये ना दो तरह से ना सवाल कर रहा होता है। कभी पूछ रहा होता है लार्जेस्ट, कभी आपसे पूछ रहा होता है लार्जेस्ट, और कभी पूछ रहा होता है लॉन्गेस्ट। तो अगर आपसे लार्जेस्ट पूछना तो वो है जी अमेजोन। ठीक है जी, अमेजोन जो कि ब्राजील में है, मोस्टली आपको पता है अमेजोन के जंगलात काफी मशहूर है। तो अगर लार्जेस्ट पूछे तो वो होगा आपका अमेजोन, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से जो है ना ये अमेजोन जो है ना ये पहले नंबर पे आएगा। अगर आपसे पूछ ले जी लॉन्गेस्ट, तो फिर ये सवाल देखें यहाँ पे, तो ये दोनों कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं। लॉन्गेस्ट जो पूछेगा वो है जो मिस्र में आपका नाइल है ना, नाइल गिफ्ट ऑफ गॉड भी जिसे कह रहे होते हैं, तो ये है। तो इसका फिर आपने ना लेंथ भी याद रखनी है नाइल की, क्योंकि ये दुनिया में पहले नंबर पे है लॉन्गेस्ट में। तो ये 6600, सिर्फ ना आप इसको फिगर में याद रखें 6650, या आगे इन्फिनेटिव नंबर जो है ना उनको याद रखने की जरूरत नहीं ना, इस तरह के नंबर याद रहते हैं। तो आप जो है ना सिर्फ इसको राउंड में याद रख लें। तो नाइल जो है आपके पास तकरीबन 6600 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दूसरे नंबर पे आपके पास अमेजोन आ जाता है जिसकी 6400 किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पे दुनिया में आपके पास आ जाता है यंग तीज रिवर जिसकी है 6300 किलोमीटर। अब ये जो यंग तीज रिवर है ना, यंग तीज रिवर, ये एशिया में, ये अलग से सवाल पूछ रहा होता है एशिया का लार्जेस्ट रिवर, ये इधर चाइना में है यंग तीज रिवर, तो ये लार्जेस्ट है एशिया में। अगर हम इधर बाकी बात कर लें मिसिसिपी की, तो ये जो मिसिसिपी रिवर है ना ये इधर नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में बह रहा होता है, और ये दुनिया के 10वें नंबर पे ना बड़ा दरिया है, ये आपने याद रखना है। दुनिया के 10वें नंबर पे ये इसका नाम आता है। मोस्टली कह लें इधर आपने ये सुने होंगे अपचिलियन माउंटेन और रॉकी माउंटेन इधर यूएस में, तो ये वहां पे ना बह रहा होता है मोस्टली। तकरीबन 32 यूएस की जो स्टेट है ना उसमें ये रिवर बह रहा होता है, मिसिसिपी रिवर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मालदीव। मालदीव आपने देखा हुआ ये श्रीलंका जो है ना इसके नीचे ये आइलैंड का मजमूमा है। मालदीव इस्लामिक मुल्क है, और ये इसके अलावा इसके बारे में ये भी सवाल आ रहा होता है कि मालदीव जो है कौन सा मुस्लिम मुल्क ऐसा है जो कि लिटरेसी में 100% है। यहाँ पे कह लें सारी आवाम जो है ना पढ़ी लिखी है, तो लिटरेसी में ये पहले नंबर पे मुस्लिम मुल्क में आ रहा होता है। तो आइलैंड का मजमूआ है ये जी। स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव, माले इसका ना कैपिटल भी आपने याद रखना, ये अलग से पूछ रहा होता है। माले इसका कैपिटल होगा। बाकी अगर आपसे पूछ लेना सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री, ये तो इसने वैसे स्मॉलेस्ट पूछी है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछे तो वो होगा मोनाको, MONACO। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने, इसके बारे में अलग से पूछ रहा होता है। और इसके अलावा स्मॉलेस्ट रिपब्लिक भी पूछ रहा होता है, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक। ठीक है जी, वो भी आप रिपब्लिक का मतलब जहां पे डेमोक्रेसी है, तो वो आपका नारो आ जाएगा NAURU। ठीक है जी, ये आपने दोनों इसी से मिलते जुलते सवाल याद रखने हैं, ये दोनों पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है जी? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड, रोड एंड रेलवे, ऑल ऑफ दिस। ये जो है सी पैक, इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, हमारी ग्वादर बन रही है, हमारी कह लें जी रोड डेवलप हो रहे हैं, शहरा रेशम वगैरह सारा कुछ ये सारी इसी की एक्सटेंशन है। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रीन आई। 35 क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन जेलसी। देखें जी, ये वो कह लें जी एक बंदा दूसरे बंदे को जो जेलसी से देख रहा होता है ना, हसद की नजर से, तो उसकी कह लें उस नजर से ना इसको लिया गया इस्तियारा, द ग्रीन आइज मॉन्स्टर। इसको बाकी अगर देख लेना ग्रीन आई मॉन्स्टर के बारे में, ये एसोसिएशन हम पढ़ते हैं थोड़ी सी।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44 है, कोरिया इज पार्ट ऑफ विच कंटिनेंट। कोरिया ये इधर चाइना के साथ जो है ना, ताइवान के साथ ही ये ना कोरियन पेनिनसुला है, तो एशिया में ये आता है कोरिया। कोरिया आपको पता है ये कोरियन पेनिनसुला, और कोरियन वार भी हो चुकी है 1950 से लेकर ना 53 तक ये सिविल अनरेस्ट इन दोनों मुल्कों की आपस में हो गई थी, मतलब आपस में ही लड़ पड़े थे। तो जो नॉर्दर्न पोर्शन था उसको सोवियत रूस और चाइना सपोर्ट कर रहा था, जबकि जो साउदर्न पोर्शन है उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। अब इसका एंड ये होता है कि चाइना वाला पोर्शन जो है ना, नॉर्थ कोरिया, वो जीत जाता है बगैर किसी ट्रीटी के। इसके अलावा ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है ना, इनका आपने नाम भी याद रखना, ऑफिशियली इनका नाम पूछ रहा होता है। जो नॉर्थ कोरिया है ना, इसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है जी, डेमोक्रेटिक पीपल पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और साउथ कोरिया का सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये इनके आपने नाम याद रखने हैं, ये अलग से पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ना एक लाइन भी है, जब ये कह लें अभी भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान ना पैरेलल लाइन है, वो अलग से पूछ रहा होता है। 38 पैरेलल लाइन इन दोनों मुल्कों, मतलब जहाँ पे ये दोनों फौजें थी ना, वहीं पे तो इन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रा कर देगी, जिससे ये डीमिलिटराइज एरिया है, मतलब यहाँ पे कोई मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं रहेगी। तो ये अलग से पूछ रहा होता है 38 पैरेलल लाइन कौन से दो मुल्कों के दरमियान है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसी तरह आपने ये इधर वियतनाम में भी पूछ रहा होता है 17 पैरेलल लाइन, तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान है ये वाली लाइन। इसी तरह आपसे पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान आपको पता है 24th पैरेलल लाइन है, ये सारी पूछ रहा होता है। सबसे मशहूर जो है वो इधर कनाडा की है, कनाडा और अमेरिका के दरमियान 49 पैरेलल लाइन। ये सारी लाइनें भी अलग से पूछ रहा होता है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता है 1905 में होती है, उस वक्त जो लॉर्ड चल रहे होते हैं वो लॉर्ड कर्जन है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के फैसले को अनल कर दिया जाता है, अनलमेंट ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, ये 1911 में होती है। इस वक्त लॉर्ड जो चल रहा होता है लॉर्ड हार्डिंग है, और अगर हम बात करें जॉर्ज पंचम, ये जो है ना बरतानिया की तरफ से किंग होता है जॉर्ज पंचम। ये सारी बात हमने एसोसिएशन ऊपर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 है, इन विच कंट्री वाज द सिल्क डिस्कवर। सिल्क जो है ना, सिल्क रोड भी आपने सुना होगा। तो ये जो है ना आजकल पहली बात है, आप ना ये पीपीएससी के ट्रेंड को देखें। आजकल ये जो है ना, पहले अमेरिका को कोई सवाल नहीं था छोड़ता, तो आजकल ये चाइना के बारे में काफी ज्यादा सवाल पूछ रहा है। तो चाइना जो है ना, सिल्क जो है चाइना में डिस्कवर की गई है। आप देखें ये जो सी पैक है या BRI है ना, इसी को भी चाइना जो है ना, ये सिल्क रोड जो पहले कह लें तजारत होती थी ना, सिल्क रोड, तो उसी की ही रिवाइवल चाइना इसी को कह रहा है। अभी जो BRI प्रोजेक्ट है ना, तो सिल्क जो है ये चाइना में डिस्कवर की गई है, और इसका जो प्रोविंस है, ये इस प्रोविंस का नाम भी आपने याद रखना है, क्योंकि इसको चाइनीज सिविलाइजेशन जो है ना उसकी बर्थ प्लेस कहते हैं। क्या नाम है जी प्रोविंस का? हेनान, HENAN। ठीक है जी, ये प्रोविंस का आपने अलग से नाम याद रखना है। फिर ये जो सिल्क है इसकी वो पूछ रहा होता है, आपको पता है आर्टिफिशियल सिल्क की प्रोडक्शन के लिए सिल्क वार्म की ब्रीडिंग की जाती है, तो उसकी स्टडी पूछ रहा होता है, उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। SERICULTURE, सेरिकल्चर, ये आपने अलग से स्टडी याद रखनी है, ये भी पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, व्हेन अब्दुल सत्तार ईदी वाज पास इन विच ईयर। 2012। देखें जी, ये ना आपने साथ इसके ये मंथ भी याद रखना है और डेट भी याद रखनी है। 2016 अब ये कह लें बहुत हो गया, लेकिन वो अब ना गहराई में जाके पूछ रहा होता है। अब्दुल सत्तार ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी आपको पता है 2016 में ये कह लें जी वफात हो रही है इसकी। इनकी जो वाइफ है ना, उनका भी आपने नाम याद रखना है, बिल्किस सीधी, क्योंकि जैसे इनकी वफात होती है ना, तो उसके बाद चेयरमैनशिप जो है ना इनके पास आ जाती है। और अभी वो भी आपको पता है इनकी वाइफ बिल्किस सीधी भी वफात पा चुकी है। तो अभी फैसल ईदी जो इनके बेटे हैं ना, फैसल,
उनके पास है चेयरमैनशिप। तो ये चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा अगले दिन पीपीएससी ने इसके बारे में सवाल पूछा हुआ था कि पाकिस्तान में ये किस नाम से मशहूर है, निक नेम, एंजल ऑफ मर्सी। ये ना आपने इनके बारे में याद रखना है। एंजल ऑफ मर्सी इनको कहते हैं पाकिस्तान में, ये अलग से पीपीएससी पूछ रहा होता है, एंजल ऑफ मर्सी। इसके अलावा इनको कुछ नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, कुछ अवार्ड मिले हुए हैं, तो उनके बारे में 2-3 अवार्ड हैं। लेनिन प्राइज के बारे में तो आपको पता है, काफी मशहूर है, पीपीएससी बहुत रिपीटेड सवाल है, लेनिन प्राइज पूछ रहा होता है। इनको कब मिला लेनिन प्राइज, आपको पता है रोज की तरफ से मिलता है। 1988 में ना इनको लेनिन प्राइज मिला, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इनको लंदन पीस अवार्ड भी मिला हुआ है। लंदन पीस अवार्ड कब मिलता है जी? 2011 में। ये वाला अवार्ड आपने याद रखना है। इसके अलावा इनको एक और अवार्ड मिला हुआ है, उसका नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है जी, ये पब्लिक सर्विस के लिए ना अवार्ड मिलता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1986 में, ये पब्लिक सर्विस के लिए मिलता है। ये भी आपने याद रखना क्योंकि ये काफी मशहूर है। इसके अलावा इन्होंने ना इधर आर्मेनिया में अर्थक्वेक आया था, तो उधर इनकी काफी ज्यादा सर्विस है, तो इनको ना वहां पे भी एक अवार्ड दिया जाता है, पीस प्राइज अवार्ड। ठीक है जी, पीस प्राइज अवार्ड आपने याद रखना है। 1998 में पीस प्राइज अवार्ड इनको मिलता है, क्योंकि इधर आर्मेनिया में काफी जल्जला आया था, तो वहां जो है ना इनकी, आपको पता है इनका नेटवर्क एम्बुलेंस का पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है, ये भी आपने याद रखना है। एम्बुलेंस जो है ना, एम्बुलेंस का लार्जेस्ट नेटवर्क है इनका पूरी दुनिया में, तो वहां कह लें इनकी काफी ज्यादा सर्विस थी, इस वजह से इनको पीस प्राइज अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एशिया जो है कितने मैच होस्ट कर चुके हैं अभी तक? एशिया जो है ना वो 4 मैच होस्ट कर चुके हैं ओलंपिक्स के ना, समर ओलंपिक्स। एशिया हैज होस्टेड द समर ओलंपिक्स 4 दफा, 1964, 1998, 2008 और 2020। देखें, ये जो 2020 वाले हैं ना ओलंपिक्स, ये इधर टोक्यो में होने थे, लेकिन ये 2020 वाले पोस्टपोन हो गए हैं। ये भी चीज़ आपने याद रखना है। आज तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं ना, कोई भी डिले नहीं हुआ, चाहे वर्ल्ड वार 1 के पीरियड में हो रहे हैं, 2 के पीरियड में हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है ना कोरोना के दौर में हुआ है, होना था, लेकिन ये पोस्टपोन होकर 2021 में हुआ है। ये आपने अलग से याद रखना है। ये तो था समर ओलंपिक्स कितनी दफा एशिया में हुए हैं, तो 3 दफा। अगर हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें ना, तो वो एशिया में हुए हैं आपके सिर्फ एक दफा हुए हैं, और 1972 में हुए हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, 1972 में हुए हैं और एक दफा हुए हैं। हम ना थोड़ी सी इस ओलंपिक्स के बारे में, ये अभी भी कह लें, ये बीजिंग ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, चाइना, ये कह लें ये काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे होते हैं, इनके बारे में काफी ज्यादा सवाल भी आ रहे होते हैं, तो इनके बारे में ना ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं मजीद डिटेल में, सिर्फ थोड़ा सा। देखें जी, ओलंपिक्स जो है ना, ओलंपिक्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ओलंपिक्स जो है ये लीडिंग इवेंट है इंटरनेशनल स्पोर्ट में। अगर हम देखते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल स्पोर्ट है, लीडिंग कह लें, बहुत ही दुनिया, काफ़ी ज़्यादा दुनिया में ये मकबूल है। तो ये हर 4 साल बाद हो रहा होता है। ठीक है जी, हर 4 साल बाद होता है, जिसमें समर ओलंपिक्स भी आते हैं और आपके विंटर ओलंपिक्स भी। तो ये देखें जी, पहले अगर कह लें जी पहले साल हुआ आपका, तो फिर दूसरे साल कोई भी नहीं होगा, फिर तीसरे साल जाके आपका विंटर, तो हर 2 साल बाद आपके ना ये समर और विंटर ओलंपिक्स हो रहे होते हैं। और ये जो है ना, इसका आइडिया कहाँ से आया, ये काफी पुराना है, आपने इधर ग्रीक में सुना होगा ओलंपिया, ये ना एक पहाड़ का नाम था ग्रीक में, जिसे आजकल हम यूनान भी कहते हैं उर्दू में, एथन। तो वहां पे ना ये एक पहाड़ था, इन वहां पे ना ये कह ले बेसिकली पुराने ये पहले मेले होते करते थे, तो वहां ये कह ले काफी देर तक होते रहे हैं। फिर जब यहाँ पे इधर क्रिश्चियन ने कब्जा किया ना, कह लें जी चौथी सदी में, चौथी सेंचुरी में, तब जाके इसको बंद कर दिया। तो दोबारा जो है ना इसकी कह लें जी 1894 में, ये बंदे का नाम आपने याद रखना है, पेरी डी क्यूबर्टन। ये फ्रांस का बंदा था, इसने ना दोबारा से मॉडर्न ओलंपिक्स की बुनियाद रखता है। पहले ये कमेटी बनाता है 1894 में, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। ठीक है जी, पहले ये बंदा कमेटी बनाता है, और उसके बाद जो है ना ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गवर्निंग बॉडी ऑफ ओलंपिक्स है, लीडिंग टू फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। तो अगर आपसे ये अलग से डेट ना पूछ रहा होता है, आपने जो है ना इसके बारे में अलग से याद रखना है। ये जो ओलंपिक्स कमेटी है ना 1896 में, तो मॉडर्न ओलंपिक्स की बुनियाद जो है ना वो यहाँ से ही पड़ी है, तो ये आपने याद रखना है, ये अलग से आपसे पीपीएससी वाला पूछ रहा होता है। नेक्स्ट जो है ना इसी से मिलती जुलती, ये देखें, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका ना आपने हेडक्वार्टर याद रखना है, स्विट्जरलैंड में लोजैन।
ठीक है जी, लुधियाना, यहाँ पे ना इसका हेडक्वार्टर है, ये अलग से पूछ रहा होता है। इट इज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मॉडर्न ओलंपिक्स। ठीक है जी। अब ये देखें जी, समर ओलंपिक्स है और विंटर ओलंपिक्स है। फाउंडर का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। फॉर्मेशन जो है ना इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की 1894 में हो रही है। ये देखें, ये जो मोटो है ना, आपने इसके आपने याद रखना है, साइटस, अल्टस और फोर्टियस। ठीक है जी, इनके मीनिंग भी आपने याद रखना है, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टूगेदर। ठीक है जी। ये बात। दूसरी बात, आपने अभी ये जो सवाल आया हुआ है ना, आप देखेंगे इसके ऑप्शन देखेंगे, इसने बहुत ही कंफ्यूजिंग, ये ना आगे आप जाके देखेंगे, एक में इसने पूछे हुए हैं बिल्कुल ना, दिए तीनों ही है लेकिन इनकी सीक्वेंस पूछी हुई है। ठीक है जी। तो आपने इनका फार्मूला बना के ना, पहले सीटीएस आ रहा है, फिर एलटीएस, फिर फोर्टीएस, तो इस तरह आपने इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है और हर एक का माना जो है ना, जैसे सीटीएस का फास्टर है, अल्टस का हायर है, या फोर्टीएस का स्ट्रॉन्गर है, तो ये माना जो है ना इनके आपने याद रखना है। और आजकल इसके जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं वो थॉमस बैक याद रखने हैं। मजीद अगर हम इसके बारे में बात करें, समर ओलंपिक्स है और हमारे पास विंटर ओलंपिक्स है। देखें जी, ये सारे पीपीएससी के सवाल हैं जिनको आपने देखेंगे हर दफा आ रहे होते हैं। समर ओलंपिक्स आल्सो कॉल्ड गेम ऑफ ओलंपिड, हेल्ड एवरी 4 ईयर, लंदन सिटी। देखें जी, ये अभी तो हमारा एशिया का आया ना, तो इसके बारे में भी आ रहा था, लंदन ओनली सिटी टू होस्ट द समर ओलंपिक्स 3 टाइम। ठीक है जी, हमारे एशिया में 4 दफा हो चुके हैं टोटल। और ये देखे, लंदन सिर्फ अकेली कंट्री है जहां पे 3 दफा समर ओलंपिक्स हो चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन ओनली कंट्री टू हैव वॉन गोल्ड। देखिए, आज तक जितने भी ओलंपिक्स के मैच हुए हैं ना, हर एक में ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल जीते हैं। मेडल एट एवरी एडिशन ऑफ गेम। तो 1896 में आपको पता है ये एथेंस से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी ये लेटेस्ट जो है ना 2020 में आपको पता है टोक्यो में हुए हैं, और वो थे समर ओलंपिक्स। और इससे पहले आपको पता है अभी 2024 चल रहा है, तो पेरिस में ये अभी जो हुए हैं ना, पेरिस में हुए हैं, वो भी समर ओलंपिक्स से, ये आपने याद रखना है, पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है जी, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अभी हम इधर विंटर ओलंपिक्स की तरफ आ जाते हैं। तो हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर फॉर स्पोर्ट प्रैक्टिस ऑन आइस ग्राउंड। ठीक है जी, ये देखें जी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछता है जी, देखें, जब वो मॉडर्न ओलंपिक्स की बुनियाद बनी है ना, 1896 से ये स्टार्ट हुए हैं, तो ये तब कह लें जी, बस समर ओलंपिक्स ही हो रहे थे। तो पहली दफा 1924 में, ठीक है जी, ये डेट आपने ना, ये डेट याद रखनी है। 1924 में पहली दफा जो है ना, ये विंटर ओलंपिक्स इसमें ऐड किए जाते हैं। तो अभी ये पिछले वाले जो है ना आपने याद रखने हैं, 2022 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए हैं ना चाइना में, वो थे विंटर ओलंपिक्स। और 2026 में जो नेक्स्ट होंगे, अभी देखें 2024 में समर में हुए हैं ना, तो 2026 में जो होंगे वो इटली में होंगे, और इटली में। ठीक है जी, ये सिर्फ ये आगे पूरी जगह है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और आगे जी, अंटिल 1992 बोथ सेम ईयर। तो 1992 तक जो है ना समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स जो है ना, ये कह लें जी इकट्ठे होते थे। ठीक है जी, मतलब हो तो रहे हैं लेकिन इकट्ठे होते हैं। लेकिन इनकी जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है ना, इसने बाद में ये डिसीजन लिया है 1994 में ना, 1994 में ये जाके इन दोनों के मैच अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले 2 साल में कह लें जी समर ओलंपिक्स, फिर अगले 2 साल में विंटर ओलंपिक्स। तो इस तरह जो है ना, ये कह लें जी। वैसे ये जो सवाल आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 1924 में, तो ये सिर्फ विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुई है। ठीक है जी, तो तब ये कह लें जी 1992 तक ये इकट्ठे चलती आ रही थी, तो 1994 में जाके इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो ये सारी एसोसिएशन आपने याद रखनी है। बाकी ये मोटो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कूलिंग एजेंट गैस हैज अ लो टेम्परेचर देन सॉलिड आइस। देखें जी, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखें, ये सारी जो गैसें हैं ना, ये सारी हैं कूलिंग एजेंट है। ठीक है जी, ये सारी गैसें हैं कूलिंग एजेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कूल है ना, वो है नाइट्रोजन। देखें, आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखें, आपने देखा होगा हमारा जो पानी है ना, वो 0 डिग्री पे जाके लिक्विड जो है ना वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है।
ठीक है जी, वो 0 डिग्री पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -196, देख सकते हैं आप कितनी, ठीक है जी, -196 डिग्री पे ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। हाँ, हम क्या देखें, हम जो समझते हैं ना, हम पानी को लेके, पानी की नेचर को लेके ना, हम समझ रहे होते हैं कि पानी जो है ना वो 100 डिग्री, ठीक है जी, 100 डिग्री पे आपको पता है पानी जो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, मतलब हम हीट से लेते हैं, गर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये इसकी सेंस इसके बिल्कुल रिवर्स है। मतलब कहने का ये है कि ये जो गैस है ना, नाइट्रोजन गैस, ये -196 डिग्री ये इसका बॉइलिंग पॉइंट तो है, लेकिन इसमें बिल्कुल रिवर्स एक्शन होगा। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मादे पैदा किए हुए हैं कि वो कह लें जी, जितनी ठंड होती जाएगी ना, उतने ही वो मजीद कह लें उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बढ़ता जाएगा। जैसे ये ही कह लें जी, बॉइलिंग पॉइंट माइनस नाइट्रोजन का 196 है। अब ये जो गैस है ना 196 पे जाके बॉयल का यहाँ पे मतलब होगा वो कह लें जी भाप बन जाएगी आपकी। जिस तरह आपको पता है पानी जो है ना वो भाप बनना शुरू हो जाता है 100 डिग्री पे जाके, तो इसी तरह ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये -196 डिग्री पे जाके बॉयल होना शुरू हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो जो है भाप की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो सबसे कूलेस्ट जो है ना आपके पास कूलिंग एजेंट, तो वो नाइट्रोजन है। बाकी ये सारी गैसें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनके भी आप ये ना देखें। ये जी पानी का टेम्परेचर लिखा हुआ है कि 0 डिग्री पे पानी आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये अलग से सवाल पूछ रहा होता है। इसके अलावा ये देखिए अमोनिया जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट -33 है, ठीक है जी, ये देखें ये भी है लेकिन नाइट्रोजन से कम है, ये भी कूलिंग एजेंट है। इसके अलावा आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें तो इसका भी जो है वो -78 है, लेकिन ये फिर भी नाइट्रोजन से कम है जिसका -196 है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हमारे बाकी सवाल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे लेक्चर से फायदा उठा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।